तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे आप अपनी 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, वो भी कम से कम बजट में। हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बाइक, स्कूटी या फिर बस से अपनी यात्रा कर सकते हैं। और कम से कम बजट में हम आपकी जो 4 धाम यात्रा है उसको हम कराने वाले हैं। और आज जो मैं आपको 4 धाम के बारे में बताऊंगा वो 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनके बारे में बताऊंगा। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में आपको हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कम से कम बजट में आपकी जो 4 धाम यात्रा है वो कैसे कंप्लीट होगी। तो हमारे साथ आज टूर गाइड विद नेगी जी पहुँचे हैं जो हमको पूरी 4 धाम की जानकारी देंगे। ये छोटी सी बड़ी जो भी जानकारी होगी सब भैया से हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें इससे पहले भी केदारनाथ की यात्रा के बारे में बताया, अब हम आपसे पूरी 4 धाम की यात्रा के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो करते स्टार्ट। तो जैसे जो लोग 4 धाम यात्रा पर आना चाहते हैं, तो जो ये उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा होती है गर्मियों में शुरू हो जाती है। तो जैसे अभी मई में स्टार्ट हो जाएगी इस साल से और ये लगभग नवंबर तक चलती है। तो ये यात्रा ऋषिकेश और हरिद्वार 2 जगह से स्टार्ट होती है। अच्छा। तो अगर किसी को भी आना हो तो सबसे पहले आना होता है हरिद्वार या ऋषिकेश। हरिद्वार और ऋषिकेश आने के बाद सबसे पहला काम करना होता है रजिस्ट्रेशन कराने का। या तो आप रजिस्ट्रेशन घर आने से पहले ही ऑनलाइन करवा लीजिए, ऑनलाइन भी इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अच्छा। तो अगर ऑनलाइन इनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इनकी वेबसाइट है uttarakhand.tourism.gov.in। इस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। घर बैठे भी आप करा सकते हैं, मोबाइल से भी हो जाता है रजिस्ट्रेशन, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा बहुत डिटेल मांगते हैं, वो डिटेल आपको देनी है। तो ये सब आपको करना है आने से पहले। तो आपको तब रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पे आना है। और अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता तो आपको यहीं हरिद्वार और ऋषिकेश आके भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो जो आपको यहाँ पे बस स्टैंड के बाहर ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं ये करा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई पैसे वगैरह नहीं लिए जाते। इसके बाद यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। तो यहाँ से यात्रा स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो बस से भी कर सकते हैं, बाइक या कार लेके, स्कूटी लेके रेंट पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर पूरा पैकेज लेना चाहते हैं जिसमें आपका ट्रैवल एजेंसी रहना खाना सब कुछ कर देगी, तो उस तरीके से भी आप यात्रा कर सकते हैं। तो जैसा आपका बजट है, जिस हिसाब से आप कंफर्ट चाहते हैं उस हिसाब से यात्रा हो जाती है। और कम से कम बजट से तो बस से हो पाएगा। तो जो सबसे कम बजट में अगर आपको यात्रा करनी है तो वो बस से हो पाती है। और बस से भी जैसे अगर आप खुद से बस जैसे एक धाम से दूसरे धाम, दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस तरह से पकड़ेंगे तो सस्ते में हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है कि पहाड़ों में बसें एक तो कम चलती हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो बसें नहीं मिल पाती। तो हो सकता है आप एक ही धाम में 2-2 दिन तक फंसे रह जाएं। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो साधन रहेगा वो ये रहेगा कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी से बात कीजिए, और ट्रैवल एजेंसी वाले पूरा ग्रुप ले जाते हैं तो उनके साथ चले जाइए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। और करीब 5,000 रुपये में ये पूरी 4 धाम की यात्रा करवा देते हैं। 5,000 में? सिर्फ 5,000 रुपये में, जिसमें सिर्फ बस होता है इनका। अच्छा। रहना खाना वो सब आपका होगा। अच्छा। तो सिर्फ बस का अगर करवाना है तो बस का आपका 5,000 रुपये में हो जाता है ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। और नहीं तो अगर आप खुद से बस से करना चाहते हैं तो पहली बार आ रहे हैं तब तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो पहली बार आ रहे हैं तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप ट्रैवल एजेंसी से ही बुकिंग करवाएं। लेकिन अगर आप पहले भी आ रखे हैं, आपको रास्तों का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आपको ऋषिकेश से बसें मिलेंगी सब धामों के लिए। अच्छा। यानी सबसे पहले यात्रा होती है यमुनोत्री धाम की, तो आपको ऋषिकेश से बस पकड़नी है यमुनोत्री के लिए। अच्छा। तो वो जाती है या तो बरकोट तक मिलेगी या जानकी चट्टी तक, कहीं तक की भी। डे 1 जो हमारा होगा तो या तो बरकोट से और बरकोट तक होता है ना? बरकोट तक, हाँ, ये बरकोट तक कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। डे 1 जो है हमारा ऋषिकेश टू बरकोट होगा। उसके बाद दूसरे दिन क्या करना है, वहां से बस या टैक्सी जो भी मिलती है, वहां से फिर थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस है यमुनोत्री की, जानकी चट्टी की। तो जानकी चट्टी वो पॉइंट है जहाँ से फिर पैदल यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री की। तो वहां से फिर अपनी बस या टैक्सी लेके पहुंच जाइए जानकी चट्टी। ठीक है। अपनी कार से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, जिससे भी अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इस तरीके से पहुंच जाइए आप सबसे पहले जानकी चट्टी। ठीक है। दूसरे दिन आपको जानकी चट्टी से चढ़ाई करनी है यमुनोत्री के लिए, जो कि 6 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। अच्छा। तो आप इसको फिर या तो पैदल ही कर सकते हैं, या घोड़े खच्चर से कर सकते हैं, या डोली से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर चार्जेस की बात करूँ तो जो घोड़े खच्चर का चार्ज होता है यहाँ पे यमुनोत्री में 2,500 रुपये में ऊपर चढ़ना और नीचे उतारना, दोनों 2,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बैठता है। और डोली का थोड़ा इससे महंगा बैठता है, 6-7 हज़ार रुपये का। ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे चार्जेस रहते हैं। तो अगर एक दिन में आप जाते हैं तो आप मंदिर भी चले जाएंगे और शाम तक वापस नीचे भी आ जाएंगे। तो एक दिन तो आपको ये लग जाएगा, यानी 2 दिन आपके हो जाएंगे सिर्फ यमुनोत्री धाम में। अच्छा। फिर यमुनोत्री धाम में उसी दिन जानकी चट्टी में रुकिए या बरकोट में। रहने खाने की बात करें तो रेंट क्या है वहाँ पे? वहाँ पे रहने का जो सबसे सस्ता बैठता है वो बैठता है डोरमेट्री या फिर हॉल। अच्छा।
ठीक है। हॉल यानी कि वहाँ पे बड़े बड़े हॉल बने हैं जहाँ पे बिस्तर दे दी जाएंगे आपको, एक रजाई गद्दा मिल जाता है। इसका चार्ज बढ़ता है 250 रुपये, 300 रुपये, थोड़ा बहुत अगर कम करवाना चाहें तो 250 रुपये तक में भी हो जाता है। और अगर जैसे होटल वगैरह लेंगे तो 1000 रुपए से नीचे तो मिलेंगे नहीं। होटल तो जो मई और जून के टाइम पे होंगे 2000 से नीचे कोई होटल नहीं मिलता। हाँ। 2000, 3000, 4000, 5000 तक होटल जाते हैं, जो भी नॉर्मल, वो भी नॉर्मल होटल होते हैं। खाने का भी महंगा है, खाने का ये मान के चल लीजिए कि कम से कम 150 रुपये, 150, 200, इससे ऊपर की थाली लेंगे तो और ऊपर, लेकिन 150 रुपये कम से कम एक थाली नॉर्मल मिलेगी। थाली वहाँ पे 150 रुपए। हाँ, इतना रहता है। हाँ, तो सेकंड डे हमारा जो यहाँ पे कंप्लीट तो हो गया। सेकंड डे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। इसके बाद थर्ड डे क्या करना है, सुबह सुबह बरकोट से बस पकड़नी है आपको गंगोत्री के लिए। गंगोत्री के लिए। ठीक है। तो गंगोत्री में डायरेक्ट गंगोत्री तक बस जाती है। गंगोत्री में पैदल चढ़ाई ना के बराबर ही है, आधा किलोमीटर है लगभग, वो ना के बराबर है। तो अगले दिन, तीसरे दिन पहुंच जाइए सीधे गंगोत्री के लिए। डायरेक्ट बस चलती है वहाँ से? डायरेक्ट बस चलती है। बस नहीं मिलती तो आपको तोड़ तोड़ के जाना पड़ेगा अगर डायरेक्ट नहीं मिल पाएगी। और टैक्सी कर लीजिए, टैक्सी का पता, कई बार टैक्सियां भी चलती हैं। तो ये दिक्कत रहती है अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है, कोई किसी अदर स्टेट से आ रहा है तो उसको बहुत परेशानी होगी। सपोज कोई बाइक से आ रहा तो उत्तरकाशी में जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके दर्शन वगैरह? हाँ, अगर कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है तो रास्ते में बहुत सारे मंदिर भी मिलते हैं, जैसे काशी, उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर मिलेगा। और ऐसी रास्ते में बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। अच्छा, तो वो भी कवर हो जाते हैं। हाँ। तो बस से ये नहीं हो पाएंगे। बस से तो नहीं हो पाएंगे। तो बस फिर आपको, लेकिन अगर ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाएंगे तो आपको साइट विजिट करा देते हैं। वो थोड़ी देर के लिए रोक देंगे गाड़ी, आधा घंटा थोड़ा दर्शन वगैरह करवा देते हैं। तो सबसे बढ़िया इसलिए रहता है कि ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही बस लीजिए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो जो ट्रैवल एजेंसी वाले कराते हैं वो भी इसी तरीके से कराते हैं। तो इस और एक दो ट्रैवल एजेंसी के नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको आना होगा तो बात कर लीजिए उनसे, बहुत ही सही रेट में देते हैं। हम उनसे पर्सनली मिलके आए, काफी सही रेट है उनका। बाकी आप कमेंट कर लें हमें, बाकी आप कहीं और जगह से भी पता कर लीजिए, अगर जहां आपको रेट सही मिलता है आप वहां पे अपने लिए बुक करा लीजिए। ठीक है। तो आप फिर उसके बाद पहुंच जाइए गंगोत्री, या फिर गंगोत्री से कुछ किलोमीटर एक जगह पड़ती है भैरव घाटी, वहीं पे रुक जाइए। वहाँ पे कुछ धर्मशाला है, होम स्टे है, वहाँ पे भी रुक सकते हैं। काली कमली धर्मशाला है, वहाँ पे काफी सस्ते रूम मिल जाते हैं, 600 रुपये में रूम मिल जाता है वहाँ पे। तो आप चाहें तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं, लेकिन पीक सीजन में वही दिक्कत है कि पीक सीजन में सब रूम भर जाते हैं। तो सबसे बढ़िया रहेगा फिर उसके बाद आप जब गंगोत्री में पहुँचेंगे तो उस दिन रात को आपको वहीं स्टे करना है। तो जब रात को आप स्टे करेंगे तो रुकने का वही ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा कि आप वहाँ पे ले लीजिए हॉल, यानी बिस्तर में 250-300 रुपये वाला बिस्तर ले लीजिए। और खाने का गंगोत्री में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि गंगोत्री की मार्केट थोड़ा बड़ी है, तो वहाँ पे खाने के भी कई आइटम है। नेटवर्क नहीं है वहाँ पे, नेटवर्क तो किसी भी धाम में ढंग से नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, तो वहाँ लोग वैसे भी कम रहते हैं, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो वहाँ उस रात आराम कर लीजिए। बाकी धर्मशाला वगैरह की बात करूँ तो धर्मशाला तो हर धाम में है, लेकिन धर्मशालाएं बहुत कम है, मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बिना जान पहचान के, बिना पहले की बुकिंग के आपकी वहाँ पे धर्मशाला नहीं मिल पाएंगी। ठीक है। इसके बाद आप अगले दिन सुबह सुबह निकल पड़िए गंगोत्री धाम में दर्शनों के लिए, स्नान कीजिए माँ गंगा में। इसके बाद, क्योंकि जब माँ गंगा सबसे पहली बार निकलती है तो गंगोत्री से ही निकलती है, तो यहाँ पे इतना शुद्ध जल होता है, लेकिन ठंड बहुत होती है यहाँ पे। ये बात भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे ग्लेशियर का पानी होता है, लेकिन जब आप लोगों को देखेंगे तो वहाँ पे लोग सब स्नान कर रहे होते हैं। तो बढ़िया से स्नान कीजिए, उसके बाद गंगोत्री धाम के दर्शन कीजिए, और 2-3 घंटा आपको दर्शन करने में लगेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है। उसके बाद जितना जल्दी हो सके आगे के लिए निकल पड़िए। यानी कोई गौमुख करना चाहे तो गौमुख तो बहुत दूर है वहाँ से 22-23 किलोमीटर की आगे की। हाँ, और वो भी ग्लेशियर से होते हुए जाता है वो सब रास्ता, तो बहुत टफ रास्ता है। अगर जाएं तो टीम के साथ जाएं, क्योंकि कई बार लोग फंस जाते हैं, उधर ही डेथ हो जाती है बहुत लोगों की, तो बहुत ही टफ। पास बनता होगा उसके लिए भी, हाँ, वहाँ से पुलिस से लिखवा के पास बनवाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता बहुत टफ है और बताना पड़ता है अपनी इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए अगर आप में क्षमता है, अगर आपके पास दिन ज़्यादा है तो जा भी सकते हैं, लेकिन यंग हो तभी जाएं, क्योंकि उधर रास्ते बहुत ख़राब है, ज़्यादातर ग्लेशियर में है। तो इस तरीके से फिर जितनी जल्दी हो सके दर्शन करने के बाद निकल पड़िए केदारनाथ के लिए। तो केदारनाथ के लिए आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती, तो आधे रास्ते तक के लिए भी आप जा सकते हैं। जैसे कोई बाइक से आ रहा तो जैसे गंगोत्री के पास में हर्सिल विलेज वगैरह है। हाँ, रास्ते में हर्सिल एक बहुत बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है हर्सिल, आप चाहे वहीं रुक जाइए। तो बस में आने से एक दिक्कत ये है कि आप जो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वो घूम नहीं पाएंगे। अगर आप जैसे बाइक वगैरह से आते तो ये बहुत बड़े बड़े प्लेस वहाँ पे घूमने के लिए, जैसे हर्सिल हो गया, हर्सिल भी काफी अच्छी जगह है वहाँ पे घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। और रास्ते में बहुत सारे मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं या फिर रेंट पे लेके आते हैं तो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन आप पूरा विजिट कर सकते हैं बढ़िया बढ़िया जगह।
तो अभी तो हम बस की बात करेंगे, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर 2 आदमी आते हैं और अगर एक स्कूटी रेंट पे लेते हैं तो मुश्किल से 500-600 रुपए की स्कूटी पर डे के हिसाब से मिल जाती है। यानी 10 दिन यात्रा करेंगे तो 5,000 रुपए तो आपको स्कूटी का देना होगा, बाकी तेल का खर्चा अलग सा, तो 2 आदमियों का डिवाइड हो जाएगा। तो मान के चल लीजिए तब एक आदमी पे 4-4 हजार रुपए का खर्चा फिर भी आ जाएगा पूरी यात्रा करने में। इस तरीके से स्कूटी से भी कर सकते हैं। ठीक। तो इसके बाद निकल पड़िए केदारनाथ के लिए। तो अगर आप पूरा केदारनाथ उस दिन के लिए आपको बस मिल जाती है तो केदारनाथ तक सीधे चले जाइए, क्योंकि आप उस दिन केदारनाथ पहुंचेंगे तो आप ज़्यादा सोनप्रयाग तक पहुंच पाएंगे। तो सोनप्रयाग में रात को कर लीजिए स्टे। तो सोनप्रयाग में भी आपको बहुत सारे हॉल मिल जाएंगे और डोरमेट्री मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपना टेंट भी लाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये रहती है ठंड बहुत ज़्यादा रहती है इन जगहों पे, तो बिस्तर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पे आप हॉल भी ले सकते हैं, डोरमेट्री ले सकते हैं, या होटल लेना चाहें तो होटल ले सकते हैं। होटल का चार्ज 3,000 से 5,000 के बीच में बैठेगा, और जो बिस्तर लेंगे ये डोरमेट्री टाइप का, ये 250-300 रुपये में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद यहीं रात को रुकिए सोनप्रयाग में, खाना वगैरह खाइए, और रात को यहीं आराम करने के बाद सुबह सुबह यहाँ से निकल पड़िए गौरीकुंड के लिए। तो यहाँ से गौरीकुंड की दूरी है 5 किलोमीटर, जहाँ के लिए चलती है टैक्सी, यहाँ की लोकल टैक्सी चलती है जिसका किराया 50 रुपये रहता है। तो बाइक वगैरह जैसे पर्सनल बाइक ले गया तो कुछ नहीं जा सकती, गौरीकुंड तक कुछ नहीं जाता है। अच्छा। सिर्फ सोनप्रयाग तक जाता है। इसके बाद जब गौरीकुंड आप पहुंच जाएंगे तो गौरीकुंड में यहाँ पे गौरा माता का मंदिर है बहुत प्राचीन। इसके अलावा गौरीकुंड जो फेमस है, गर्म पानी का एक कुंड के लिए फेमस है, वहाँ पे गर्म पानी का कुंड है, उसमें स्नान कीजिए, गौरा माता के दर्शन कीजिए और निकल पड़िए फिर यहाँ से केदारनाथ की पैदल चढ़ाई पे, जो कि करीब 22 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। तो पैदल चढ़ाई में भी दिक्कत यह है कि अगर आप यंग हैं, स्वस्थ हैं, तो आप आराम से कर लेंगे, मतलब शाम तक कर लेंगे, सुबह से निकलेंगे तो शाम तक करेंगे। और अगर आप बुजुर्ग हैं तो यात्रा थोड़ा सा टफ रहेगी यहाँ पे, क्योंकि केदारनाथ की चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत लंबी चढ़ाई है, 22 किलोमीटर का ट्रैक है। अब यहाँ पे अगर आप घोड़े खच्चर लेते हैं तो घोड़े खच्चर का जो चार्ज है यहाँ पे 2,500 रुपये एक साइड का बैठेगा आपका, गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ तक का एक साइड का 2,500 रुपये एक आदमी का। और अगर आप डोली लेते हैं तो डोली थोड़ा महंगी बैठती है, डोली कम से कम 10-12 हज़ार रुपये, मान लीजिए कि 10-12 हज़ार रुपये में डोली मिलती है। तो इस तरीके से फिर आपकी यात्रा आगे की स्टार्ट होगी। और जब आप केदारनाथ ट्रैक पे जाएंगे तो रास्ते में आपको खाने पीने के स्टॉल भी मिल जाएंगे, टॉयलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, सब कुछ फैसिलिटी रास्ते में रहती है। दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो धीरे धीरे करके भी जाएंगे तो शाम तक आदमी पहुँच जाता है। तो इस तरीके से आप अपना पहले दिन, इसके बाद इस तरीके से आप शाम तक पहुँचेंगे केदारनाथ में। अब केदारनाथ में रुकने की बात करूँ तो केदारनाथ में रुकने के ऑप्शन जो हैं उसमें आता है टेंट। वहाँ पे कैंप बहुत सारे लगते हैं, क्योंकि ऊपर कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो पाता है, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा ना तो धर्मशालाएं हैं ना होटल है, थोड़ा बहुत धर्मशालाएं और कुछ होटल है, बाकी वहाँ पे ज़्यादातर लगते हैं कैंप। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ कैंप में अगर आप रुकते हैं तो 250 से 300 रुपये कैंप का चार्ज बैठता है एक पर्सन का, जिसमें कैंप के अंदर आपको बिस्तर दे दिया जाएगा और बस ये फैसिलिटी होगी। लैट्रिन टॉयलेट वगैरह पानी इनका रहता है फैसिलिटी, वो सब आपको मिलेगा। और खाने की बात करूं तो यहाँ पे भी खाना काफ़ी महंगा पड़ेगा, 150 रुपये 200 रुपये थाली बैठती है, क्योंकि इतनी चढ़ाई तक पहले तो खाना पहुँचाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे खाने का रेट 150 से 200 रुपये रहता है। अब बात करूँ कि अब आपको क्या करना है, रात को उस दिन यहीं रुक जाना है केदारनाथ में, और उसके बाद सुबह सुबह दर्शनों के लिए निकल पड़िए लाइन पे। क्योंकि केदारनाथ में क्या है कि सुबह 4 बजे से ही लोग लाइन पे खड़े हो जाते हैं। कपाट खुलते हैं 6-7 बजे के करीब, लेकिन लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं 4 बजे से, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी नंबर आए और हम फटाफट दर्शन कर लें। तो आपको भी जल्दी से जल्दी लाइन में खड़ा हो जाना है और 8-9 बजे तक दर्शन कर लेने हैं। तो जब आप केदारनाथ में शिवलिंग के दर्शन कर लेंगे, केदारनाथ धाम के दर्शन कर लेंगे, तो इसी के पीछे है भीमशिला, उसके भी दर्शन कीजिए। इसके पीछे है शंकराचार्य जी का समाधि स्थल, उसके भी दर्शन कर लीजिए। इसके बाद भैरव बाबा का मंदिर भी है एक ऊपर, वहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर पे, उसके भी आप दर्शन उसी दिन में कर सकते हैं। तो दिन तक आप इन सभी जगहों के दर्शन कर लेंगे। उसके बाद उसी दिन कोशिश कीजिए कि निकल जाएं नीचे गौरीकुंड के लिए, और शाम तक हो सके तो गौरीकुंड पहुंच के उस दिन गौरीकुंड में ही आराम कर लीजिए। और गौरीकुंड में भी हॉल ले लीजिए, बिस्तर ले लीजिए, वही 300-400 रुपये में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप रुकेंगे वहाँ पे तो सस्ते में भी हो जाएगा। फिर इसके बाद सुबह सुबह गौरीकुंड से निकलिए सोनप्रयाग के लिए, और सुबह सुबह ही 8 बजे तक चलती है सोनप्रयाग से बसें बद्रीनाथ के लिए, जो डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए जाती हैं। बसें बहुत लिमिटेड हैं, कम बसें हैं। इसके अलावा टैक्सी भी चलती हैं। टैक्सी का किराया थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बसों से, बस से 600 रुपये तक में ले जा देंगी, और जो टैक्सी होती है वो 1000 रुपये तक का रेट रहता है। तो उसके बाद आप निकल पड़िए यहाँ से, टैक्सी या बस जो भी मिलता है आपको। तो अगले दिन आपको वो पहुँचा देंगे शाम तक बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, वहाँ पे कई सारी धर्मशाला भी हैं, हॉल भी हैं,
होटल भी हैं, वो सिटी थोड़ा बड़ी है वहाँ पे और जगह के मुकाबले, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। बट बेस्ट और सबसे चीप रहेगा कि आप हॉल ले लीजिए, डॉर्मेट्री ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे रुकने के बाद आपको सुबह सुबह फिर निकलना है बद्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए। बद्रीनाथ में पहले चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल जहाँ पे रुकेंगे आप वहीं से थोड़ा सा आधा किलोमीटर पे ही मंदिर है, तो वहाँ पे अच्छे से मंदिर के दर्शन कीजिए। नीचे अलकनंदा नदी बहती है, वहाँ के दर्शन कीजिए। और बद्रीनाथ में जाने से पहले गर्म पानी का कुंड भी है वहीं बद्रीनाथ मंदिर के नीचे, तो वहाँ पे स्नान करके फिर बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर लीजिए। तो इस तरह से आपको चारों धामों की यात्रा कंप्लीट होगी। और इसी के आगे बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे एक माणा गांव भी पड़ता है, जिसका अपना एक पौराणिक महत्व है, भारत का पहला गांव भी कहते हैं उसको। इसके एक पौराणिक महत्व यह है कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे तो वो इसी गांव के रास्ते होते हुए निकले थे, तो इसलिए वहाँ पे पांडव से जुड़ी भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी भी देखने को मिलेगी, तो इसलिए इस जगह का भी काफी महत्व है। लोग जो बद्रीनाथ आते हैं तो वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। तो दिन तक तो आप बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद शाम तक आप इन सब जगहों में माणा गाँव घूम के आ सकते हैं। तो उसके बाद चाहे तो आप माणा गाँव में भी रुक सकते हैं, वहाँ पे होम स्टे बने हुए हैं, या फिर आप वापस बद्रीनाथ आ जाइए। 3 किलोमीटर दूर है वहाँ से माणा गाँव, तो बद्रीनाथ आ जाइए और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद और फिर अगले दिन सुबह सुबह हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगहों के लिए यहाँ से बसें चलती हैं, तो आप बस पकड़ के निकल जाइए हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए। तो इस तरीके से अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको यात्रा करने में कम से कम 10 दिन लगेंगे और आपकी ये चारों धामों की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 धाम की यात्रा। आइए जानते हैं कि पूरा बजट कितना बैठेगा 4 धाम की यात्रा का। और जैसे कि भैया ने बताया कि 10 से 12 दिन आपके लगेंगे, क्योंकि 2-3 दिन 1-2 दिन हमें आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, क्योंकि कभी होता है कि बस नहीं मिलती है, आधे तक आदमी पहुंचता है, इसलिए हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दे बता रहे हैं। ट्रैवल एजेंसी के थ्रू करेंगे तो ठीक 9 से 10 दिन में करवा देते हैं पूरी यात्रा, और साइड विजिट भी करा देंगे आप। तो आपकी जो ये पूरी यात्रा लगेगी, अब अगर खुद से करते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये तो कम से कम लगेगा, ठीक है। और अगर इसी यात्रा को आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू करते हैं जिसमें आपका वो रहने खाने का भी व्यवस्था वही करवाएंगे, तो तब एक आदमी का जो खर्चा आता है कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये आता है, जिसमें आपका रहना, खाना और बस का, ये तीनों चीजें ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड करवाती है। बेस्ट क्या रहेगा ट्रैवल एजेंसी? बेस्ट ये रहेगा कि अगर कोई पहली बार आ रहा है तो आप ट्रैवल एजेंसी कर लीजिए। अगर आपको केवल 1 धाम या 2 धाम की यात्रा करनी है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। बाकी अगर 4 धाम की करनी है तो खुद से बस ढूंढना, बार बार भटकना, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर बस आपकी पहले से रहेगी तो आपको सीधे बस में जाना है, 1 धाम से दूसरे धाम, दूसरे से तीसरे धाम, दिक्कत नहीं होती है। बस ये वैसे तो ट्रैवल एजेंसी से करना बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो वहाँ पे रूम के रेट होते हैं कभी बढ़ते भी है घटते भी है, खाने के रेट भी बढ़ते घटते हैं ना। खाने का तो नहीं घटते, लेकिन रूम के रेट ये हो जाता है। तो कमेंट कर बताना दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। भैया के चैनल का नाम है टूर गाइड विद नेगी जी, क्योंकि आपको टूर से रिलेटेड वीडियो वगैरह देते हैं और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं 4 धाम से रिलेटेड, और ऑल इंडिया के जो टूरिस्ट प्लेस है सब भैया बताते हैं, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं भैया के चैनल में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 धाम से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।